नमस्कार आप सभी को। तो जो है मैथ्स रीजनिंग एप्टीट्यूड की सेकंड वीडियो के साथ मैं आ गई हूँ। ये क्वेश्चंस जो हैं अभी छोटे छोटे ट्रिक्स जो आपको बताऊंगी वो आप सीख लीजिए, ताकि आप जो है विद इन अ मिनट, विद इन 30 सेकेंड्स जो है आप क्वेश्चंस कर पाएँ, ताकि टाइम बचे आपको नर्सिंग क्वेश्चंस करने के लिए। और इन क्वेश्चंस में ज़्यादा समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो छोटे छोटे ट्रिक्स आप सीख लीजिए और आप जो है आप इजीली कर पाएंगे। और अगर मैं यही कहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 2 पोजीशन ऑफ द डाइस आर शोन बिलो, व्हाट नंबर विल अपीयर ऑन द अपोजिट फेस ऑफ 5। ये देखिए 2 डाइस दी हुई हैं, पूछा है 5 के अपोजिट क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक कॉमन नंबर सेलेक्ट कर लेना है। कॉमन नंबर यहाँ पे क्या है, 3, और उससे जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब सुई की घड़ी के डायरेक्शन में उन नंबरों को लिख लीजिए, 3 5 1। इसी तरीके से ये वाला लिख लीजिए 3 6 2। तो 3 से 3 कट गया, 5 के अपोजिट 6 होगा, 1 के अपोजिट 2 होगा। यहाँ 5 पूछा है तो 5 के अपोजिट क्या है, यहाँ पे 6, सीधा सा ट्रिक है, तो ये 6 रहेगा। नेक्स्ट, 2 पोजीशन ऑफ द डाइस आर शोन बिलो, व्हाट नंबर विल अपीयर ऑन द अपोजिट फेस ऑफ 5। ये देखिए यहाँ पे एक नंबर कॉमन नहीं है, 2 नंबर कॉमन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जो नंबर कॉमन है उनको काट देना। 6 से 6 कट गया और 4 से 4, तो 5 के अपोजिट क्या रह गया, 1 रह गया। सो डी इज द करेक्ट आंसर। जो नंबर बचेगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द 4 डाइसेस शोन बिलो फाइंड द कलर अपोजिट टू येलो। अब देखिए यहाँ 4 डाइसेस दी हुई हैं, हम कोई ऐसे डाइस नहीं सिलेक्ट करेंगे जिसमें दूसरी में भी येलो हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो कट जाएगा कॉमन होने के कारण। तो अभी क्या है कि ये दोनों डाइस तो कट गई, अब हमें इन दोनों डाइसेस का जो है वो देखना है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा कलर कॉमन है, या ऑरेंज भी कॉमन है और ब्लू भी कॉमन है। तो ब्लू से ब्लू कट हो गया, ऑरेंज से ऑरेंज कट हो गया, और येलो के अपोजिट कौन सा कलर आ गया, वॉयलेट आ गया सीधा। तो डी वॉयलेट जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर एक कॉमन है तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख के कर लीजिए, और अगर 2 कॉमन चीजें हैं तो आप कट करके इस तरीके से जो है आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड समर लैंग्वेज रेन इज रिटन एज इतना। अभी जो है आपको ABCD के लेटर्स का नंबर याद करना होगा। एक बार वो नंबर याद हो गया तो चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए बहुत ही इजीली कर पाएंगे। देख लीजिए, मैं एक बार याद करने के लिए आपको टेक्निक बता रही हूँ। आप पहले पूरी लिख लीजिए ABCD, क्वेश्चन पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, अभी घर पे लिख के देख लीजिए और वो नंबर याद कर लीजिए कि ये लेटर कौन से नंबर पे फॉल करता है, ताकि वहाँ बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपने लिख लिया। तो पहले आप लिख के छोड़ दीजिए ABCD 1 2 3 4। उसके बाद ये याद रखिए इजोटी। इजोटी में आप लिख लीजिए E का 5, J का 10, O का 15, T का 20, 5 के गैप में है ये, और Y का 25, और Z तो है ही 26, तो आप Z को 26 लिख के छोड़ दीजिए। उसके बाद F फिक्स 6। ठीक है, G7 जो देशों का समूह है, तो G7। H को अगर ऐसे ऊपर की तरफ जोड़ देंगे तो कैसा लगेगा, 8 की तरह। तो H जो है रिजेंबल्स लाइक 8। आई नो, ऐसे बोलते हैं ना, आई नो, तो आई नो। जे हमने लिख लिया था 10। अब क्या है, जम्मू और कश्मीर में क्या है, 10-11 गोलियां चलती ही रहती हैं, तो वो है J के 11। और लॉयन को देख के क्या बच जाते हैं, 12 बच जाते हैं, तो लॉयन 12 है। मेरा M, मेरा 13। ठीक है, मेरा 13। एंड नवंबर में क्या आता है, चिल्ड्रंस डे आता है, तो वो कब आता है, 14 नवंबर को, तो ये 14 हो गया। P प्रिंस जो है 16 साल का था, उसने 17 साल की क्वीन से जो है शादी कर ली, 16-17 हो गए। देन R 18। ठीक है, 18 लिखते हैं ना, 18, तो पीछे R आता है इसमें। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया 18, ये याद रखने के लिए। और 19 S लिखते हैं 19, तो ये S आ गया 19 नंबर। अंडर 21 के मैचेस होते हैं तो U21 आ गया, विक्ट्री का साइन इस तरीके से होता है, तो V22। देन W को हम उल्टा करेंगे तो ये 3 की तरह दिख रहा है, ये 23 हो गया। और X है
24 घंटे काम नहीं करना है तो x हो गया 24। तो इस तरीके से आप जो है ये नंबर्स को याद रख लीजिए। दोबारा रिवाइज कर लीजिए कि ABCD को 1 2 3 लिख लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। इजोटी लिख लीजिए फिर, ठीक है। इजोटी को याद कर लीजिए 5 10 15 20 25 इस तरीके से। और फिर F फिक्स 6 और G7 का G7 है। देन H रिजेंबल्स लाइक 8, 8 की तरह दिखता है तो वो 8 हो गया। I जो है 9वें नंबर पे है। कश्मीर में 11, जम्मू में 10 है तो कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती रहती है, वो 11 है। लॉइन को देख के क्या बच जाते हैं, 12 बच जाते हैं तो वो 12वें नंबर पे है। मेरा M फॉर मेरा 13, तो M 13 है। और N इसमें क्या आता है, चिल्ड्रंस डे आता है, वो 14वां नंबर है। O जो है, ओ मैंने पहले बता दिया था, वो इजोटी वाला याद कर लीजिए। P 16 साल का प्रिंस है, 17 साल की क्वीन है, दोनों ने शादी कर ली। R 18, पीछे R आ रहा है तो ये 18 R हो गया। 19 पीछे स आ रहा है तो ये S जो है वो 19वें नंबर पे हो गया। T मैंने बताया था। U का अंडर 21। V को जो है आप विक्ट्री के साइन से याद रखिए, 22वें नंबर पे आता है। W 3 का निशान इस तरीके से बना है, ये 23वें नंबर पे आता है। X जो है वो 24वें नंबर पे, 25 26 इस तरीके से आप याद रख लीजिए। आप अगर इसको 2 बार याद करेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएंगे कि ये लेटर कौन से नंबर पे क्या आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए रेन लिखा और ये है कि OHBQ। अब इनके ना हम नंबर लिख लेते हैं, अगर हमें नंबर याद होंगे तो हम फटाफट लिख पाएंगे। जैसे R 18, ठीक है, तो 18 हो गया। A हो गया 1। I नो, I जो है 9वें नंबर पे है। N चिल्ड्रंस डे आता है तो कौन से नंबर पे है, 14वें नंबर पे है, नवंबर, ठीक है, N। और ये है O 15वें नंबर पे है। H कैसा लगता है, 8 के जैसा लगता है, ठीक है। और B दूसरे नंबर पे है। क्वीन कितने साल की थी, 17 साल की क्वीन थी जिसने 16 साल के प्रिंस से शादी की थी। तो अब इनका जो है पैटर्न समझिए। अगर आप सीधे में देखेंगे तो कोई पैटर्न ऐसा बन नहीं रहा है, 18 15 1 8। अब इसको उल्टा करके देखिए, NIAR, तो N क्या है, 14 है, I 9 है, A और R। और यहाँ का पैटर्न क्या है, 15 8 2 17। ये नंबर आपको याद होंगे तो फटाफट कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी और आप पैटर्न भी इजीली जो है वो देख सकते हैं। तो ये देखिए क्या पैटर्न बन रहा है, ये +1 -1 +1 -1। तो इसका मतलब ये लेटर उल्टा करने पे ये पैटर्न आना चाहिए, तब वो जो है अगला चीज को रिजेंबल कर रहा है। तो यहाँ पूछा हुआ है समर का, SUMMER। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, REMMUS। अब हमने क्या करना है, +1 -1 करना है। तो पहले हम इनके नंबर लिख लेते हैं। 18, E जो है वो 5वें नंबर पे है। M जो है मेरा 13वें नंबर पे है। U जो है अंडर 21 नंबर पे है। और S जो है 19, तो ये 19वें नंबर पे है। अब हमें क्या करना है, +1 -1 +1 -1 +1 -1। R में +1 करेंगे, 19वें नंबर पे क्या है, S है, ठीक है। E में से -1 करेंगे, चौथे नंबर पे क्या है, D है। M में +1 करेंगे, 14वें नंबर पे क्या है, N है, ठीक है, जो नवंबर में 14 अब मैंने बताया था आता है। और यहाँ 12वें नंबर पे क्या है, L। लो इनको देख के क्या है, 12 बच जाते हैं। और यहाँ U में +1 किया तो 21 है, मतलब 22वें नंबर पे क्या है, V, विक्ट्री का साइन होता है ना V। और S यहाँ 18 किया, 18 मतलब R। तो ये वाली सीरीज हो गई, ठीक है। ये देखिए सिंपल सी चीज है, पहले हमें जो चीज दी गई है ये वाली चीज, इसका पैटर्न समझना है कि ये क्या पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहा है। तो हमने इसके नंबर्स लिख लिए, देखा सीधे में तो कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा। अब इस नंबर को उल्टा कर दिया तो देखा कि ये +1 -1 +1 -1 का पैटर्न शो कर रहा है। अब इसी तरीके से पहले हम समर को उल्टा लिख लेंगे और उसके नंबर्स लिख लेंगे, और फिर हम एक में प्लस, एक में माइनस, एक में प्लस, एक में माइनस करेंगे तो ये वाला नंबर जो है वो आ जाएगा।
ये आपको सीरीज वो याद होनी चाहिए, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो डी करेक्ट आंसर। इन अ कोड लैंग्वेज मंकी इज रिटर्न एज ये, तो हम वही चीज करेंगे, मंकी लिखेंगे पहले, मंकी को क्या लिख रहे हैं वो LPMLDZ। पहले हम इसका पैटर्न देख लेते हैं कि क्या पैटर्न है ये, ठीक है। M मेरा तेरा, O 15 इजोटी, N 14, K जम्मू एंड कश्मीर में 11, 10-11 गोलियां चलती ही रहती हैं, E 5, Y 25, ठीक है। ये जो है वो पैटर्न से। देन L क्या है 12, P क्या है प्रिंस कितने साल का था 16, M जो है मेरा 13, L लो इनको देख के 12 बज गए, D है 4 और Z क्या है 26 है। तो पैटर्न देखिए ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, -1 +1, ज्यादातर यही वाले पैटर्न फॉलो करते हुए मिलेंगे। तो एक बार सीधा इसको ट्राई कर लीजिए कि ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये N -1 +1, तो ये पैटर्न है -1 +1 -1 +1 -1 +1। तो इस तरीके से आप ये वाला लेटर लिखिए, स्ट्रोक STROKE। अब इनके नंबर लिख लीजिए, S जो है 19 है, T जो है 20 है इजोटी, R 18, O ठीक है, O क्या है 15 है इजोटी से ही, K जो है जम्मू एंड कश्मीर 11 है, E क्या है 5 है। तो अब ये याद कर लिया। अब हमें क्या करना है, -1 करना है, +1 -1 +1 -1 +1। अब सीधा ना हम लेटर लिख लेते हैं पहले, -1 करके कौन सा 18वां लेटर आएगा, +1 करके 21वां आएगा, -1 करके 17वां, +1 16वां, -1 10वां, +1 छठा। तो अब हमें लेटर याद होंगे 18 र, तो ये क्या होगा R होगा, 21 हम किसको करते हैं, हाँ अंडर 21 को करते हैं U, ठीक है U। देन 17, ठीक है 17 साल की थी कौन, क्वीन जो है प्रिंस जो है 16 साल का था, क्वीन जो है वो 17 साल की थी, 16 साल का था प्रिंस। और 10 हमने बताया था जे इजोटी, ठीक है। और 6 क्या है फिक्स 6। तो ये सीरीज जो है ये आंसर होगी, ये कौन से नंबर पे है, डी पे है। तो बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ जो है लेटर्स याद होने चाहिए, आप फटाफट जो है वो लिख सकते हैं और इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज थैंक्स इज रिटर्न एज, ये देखिए THANKS, तो ये क्या कर दिया है, इस वाले चीज को उल्टा लिख दिया है, SKN THA एज इट इज रहने दिया है, ठीक है। तो ये पैटर्न समझ लिया आपने। तो ये है स्टूपिड, तो ये आप क्या करेंगे, पीछे वाले 3 लेटर्स को उल्टा लिख देंगे और आगे वाले को एज इट इज रहने देंगे। तो ये कौन सा ऑप्शन है, डी है, DIPST। इफ AU इज इक्वल टू 21, AU 21 है, EGG 245 है, तो बेक क्या होगा, पहले इनका रिलेशन देखना है कि क्या रिलेशन है। A का क्या है 1 है और U क्या है 21 अंडर 21, तो 21 और 1 मतलब ये मल्टीप्लाई होगा, 21 1 जा 21, ठीक है। इसी तरीके से E क्या है 5 है, G7 तो इनको मल्टीप्लाई करके देखो, 7 7 जा 49, 49 5 जा 245। तो इसका मतलब ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है कि लेटर्स के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेक लिख लीजिए, B क्या है 2, A क्या है 1, K क्या है 11 और E क्या है 5। तो आप मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया 110। सो C 110 इज द करेक्ट आंसर। पैटर्न देखना है कि कौन सा पैटर्न है ऊपर वाले लेटर्स में, सेम पैटर्न जो है हमें दिए गए लेटर में लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ एक्ने कैन बी कोडेड एज 3 7 29 11 देन बॉयल विल बी कोडेड एज, एक्ने ACNE, नंबर लिखिए A1, C जो है 3 है,
N जो है 14 है, E जो है 5 है। तो ये A की वैल्यू इसने क्या बोला है, 3 दिया है, ये 7 दिया है, ये दिया है 29 और ये दी है 11। तो अब पैटर्न देखिए क्या है, ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये वाला 2 1 जा 2 + 1 3, ये यहाँ पे 3 × 2 + 1 मतलब इंटू 2 + 1, ये वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। देखिए सारों में सेम ही लगेगा। देखिए इस तरीके के जब क्वेश्चंस होते हैं ना, तो आप ये 3-4 चीज़ तो सबसे पहले करके देख लीजिए, इंटू 2 + 1 या फिर जो है क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये आप सबसे पहले करके देख लीजिए। और उसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो आप फर्दर प्रोसीड कर लीजिए। जर्नली जो है यही पैटर्न्स जो हैं वो दिए होते हैं। तो यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, 2 × 1 + 1, 3 × 2 + 1, मतलब जो भी नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1। तो अब हमें बॉयल का निकालना है, ठीक है। तो B है 2, O है 15, I जो है I नो, L 12। तो हम इसी तरीके से निकालेंगे, 2 × 2 + 1, 15 × 2 + 1, 9 × 2 + 1 और 12 × 2 + 1। तो ये क्या है, 5, 31, 19, 25। तो कौन सा ऑप्शन है, ए है, ठीक है। सिंपली आपको पहले डिकोड करना है कि क्या जो है पैटर्न है, और वही हमें जो है दिए गए क्वेश्चन में लगा देना है। नेक्स्ट इज, इफ इन अ सर्टेन कोड 253 मीन्स बुक्स आर ओल्ड। अब यहाँ पे हमें कॉमन पैटर्न पहचानना है। तो बुक्स आर ओल्ड, ये क्या है, 253 है। और मैन इज ओल्ड, मैन इज ओल्ड, ये क्या है, 546 है। तो आप इन दोनों इक्वेशन में देखिए कॉमन क्या है, ओल्ड लेटर जो है वो कॉमन है, और यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो कॉमन क्या है, 5। तो इसका मतलब यही कहीं छोटा सा लिख लीजिए कि ओल्ड का मतलब क्या हो गया, 5 हो गया। अब आप जो तीसरा सेंटेंस लिखिए, बाय गुड बुक्स, ये क्या है, 378 है। तो अब ये देखिए बुक, यहाँ पे 2 सेंटेंस में बुक्स कॉमन है, ठीक है। बुक कॉमन है, बुक के साथ साथ कौन सा न्यूमेरिक कॉमन है, 3 कॉमन है। तो बुक का नंबर क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो अब पूछा आर का क्या मतलब है, तो यहाँ पे क्या है कि 5 तो हो गया, किसका मतलब, ओल्ड का, और बुक का हो गया 3, तो क्या बच गया, 2। तो वो क्या मतलब है, आर का मतलब क्या है, 2 है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसी चीज़ों में हमें कॉमन चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई करनी होती है, और उसके बाद जो कॉमन न्यूमेरिक वैल्यू है उसका मतलब वो उसको रेफर कर रहा है। तो ये सिंपल से तरीके से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्रो जो है वो 64 है, ईगल वो क्या है, 125। जब ये सिंगल वैल्यू दे रखी होती है तो आप एक चीज़ करके देख लीजिए, या तो क्यूब रूट करके देख लीजिए, या स्क्वायर रूट करके देख लीजिए, या 4 टाइम्स करके देख लीजिए, इस तरीके से देखिए। तो यहाँ पे ये देखिए 4 लेटर हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये तो नहीं है, ठीक है। अब 4 का क्यूब करके देखिए कितना आ गया, 64, यहाँ तो ये आ गया। अब ये लेटर देखिए कितने हैं, 5। अगर आप 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 5 × 5 125। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, दिए गए लेटर्स के नंबर्स का क्यूब रूट है। तो अब हमें किसका निकालना है, पैरट। तो यहाँ कितने लेटर है टोटल, 6। तो 6 का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, 6 × 6 × 6, ये आ गया 216। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कोहिमा नागालैंड, शिलोंग, ये राजधानी दी हुई है कोहिमा की नागालैंड, तो शिलोंग की क्या है, मेघालय। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेपाल की काठमांडू है, तो भूटान किसकी राजधानी, थिम्पू है, भूटान की। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, इस तरीके के क्वेश्चंस को बोलते हैं एनालॉगी के क्वेश्चन, की एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है, ये इसका ये है तो ये इसका क्या होगा, ठीक है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे पायरिया कहाँ पे होता है, टूथ में होता है, तो ट्रैकोमा कहाँ पे होता है, आई की डिजीज है ट्रैकोमा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए ये MNOLSH, तो आगे क्या होगा, तो ये आप लिख लीजिए एक बार।
देखिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, M 13 14 O 15 L 12, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, +2 -2, ठीक है। तो इसी तरीके से हम S का क्या नंबर है, 19 है और 8 है, तो 19 में 8 गया तो क्या आना चाहिए, 21वां नंबर आना चाहिए, और जो है 8 में से 2 गए तो कितना आना चाहिए, 6, मतलब +2 -2 कर दिए, तो 21वां नंबर क्या होगा, अंडर 21 U, और छठा नंबर फिक्स 6, तो UF होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, B। इस तरीके से सिंपल सा, सिर्फ आप 3 बार आप याद कर लीजिए वो चीज़ कि कौन से नंबर के कौन से लेटर पे आती है, और आप सारे क्वेश्चंस यकीन मानिए बहुत ही आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 64, ये रेशो 4, और ये यहाँ पे कौन सा लेटर होगा, ये। अब देखिए ये इससे किस तरीके से रिलेटेड है, आप देखेंगे सिंपल से ये 4 का क्यूब रूट है, ठीक है, 4 का क्यूब रूट है, तो यहाँ पे भी 9 का क्यूब रूट आना चाहिए, तो 9 का क्यूब रूट क्या होगा, 9 × 9 × 9 729, ठीक है। तो यहाँ का लेटर जो होगा वो होगा 729, सो B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 25 26 53, ये सीरीज है। अब देखिए सीरीज किस तरीके से रिलेटेड है, पच्चीस को एज इट इज लिखिए, इसको देखिए 25 × 1 + 1, तो ये आ गया 26। अब ये वाला लेटर इधर लिखिए 26 × 2 + 1, ये आ गया 53, ठीक है। अब ये वाला लेटर इधर लिखिए 53 × 3 + 1, अब करके देखेंगे ये आएगा 160, ठीक है। अब है नेक्स्ट 641 है, तो ये यहाँ पे लिखिए 160 × 4 + 1, ये हो गया ये। अब अगला जो लेटर होगा वो क्या होगा, 641 × 5 + 1, तो आप इसको सोल्व करिए कि कौन सा लेटर होगा ये है। देखिए सीरीज का है ना, आपको ये देखना है कि सीरीज में हो क्या रहा है। जनरली मैं आपको बता रही हूँ बार बार, या तो क्यूब रूट करके देख लीजिए, स्क्वायर रूट करके देख लीजिए, 4 टाइम्स करके देख लीजिए। अब वो चीज़ काम नहीं कर रही है तो आप दूसरी चीज़ पे आइए कि इनटू कुछ प्लस कुछ करके देख लीजिए कि वो चीज़ यहाँ पे काम कर रही है या नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे काम कर रही है कि ये 25 × 1 + 1 था, ये अगला लेटर था, इसमें 2 किया, उसमें 3 किया, फिर उसमें 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरीके से ये 5 से मल्टीप्लाई करने पे आपका ये वाली वैल्यू आई। नेक्स्ट इज 13 26 52 104, ये देखिए ये क्या है, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, 104 104 दूनी 104 2 ज़ा 208, तो ये सीधा ही है कि 2 से मल्टीप्लाई होके सीरीज हो रही है, इंटू 2 आ रहा है सब में, तो ये है 208 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 18 3 36 6 54 9, तो ये सीरीज देखनी है आपको। ये देखिए ये 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो अब जो लेटर होगा वो क्या होगा, 18 का मल्टीप्लाई आएगा, तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा, तो 18 4 जा ये क्या है 72, तो ये 72 रहेगा। तो ये पहले सीरीज पहचान ली हमने कि जो पहला लेटर है वो 18 का मल्टीपल है और जो दूसरा लेटर है वो 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ 18 का मल्टीपल मिसिंग है, तो 18 का जो नेक्स्ट मल्टीपल होगा वो लेटर होगा, सो 72। देखिए ये क्वेश्चन जो है नोट सेट 22 में आया हुआ था इसी तरीके की सीरीज का। इसमें आप पहचानिए, देखिए कैसे हो रहा है। पहले 2 लेटर्स ऐड करके 0 + 1 1, फिर ये 1 + 1 2, 2 + 1 3, अब 3 + 2 5, 5 + 3 8, ये है 8 + 5 13,
13 प्लस 8 21, 21 प्लस 13, अब क्या करके देखिए 21 और 13, तो ये क्या रहेगा 34 जो है इसका आंसर रहेगा, तो ये 34 है। और अभी चेक करने के लिए आप करके देख लीजिए 34 प्लस 21, ये क्या आ गया, नेक्स्ट लेटर आ गया आपका 55, तो ये 34 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये पहले दो लेटर ऐड करके अगला लेटर जो है वो फॉर्म हो रहा है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका 34 आंसर आएगा। ये नोट सेट 2022 में आया था, तो इस तरीके के सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, आपको करेक्ट जो है उनकी पहचाननी है कि क्या क्या चीज़ वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये किस तरीके से सिमिलर है, 10, 18, 38। अब देखिए किस तरीके से सिमिलर है, इनमें क्या रिलेशन हो सकता है। अब देखिए आप प्लस 8 करेंगे तो 10 में 8 करेंगे 18 तो आ जाएगा, लेकिन इसमें 8 ऐड करेंगे तो नहीं आ रहा। अब क्या करके देखिए, मल्टीप्लाई करके देखिए कि 10 को अगर आप जो है 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, और 20 में से आप कितना घटाएंगे, 18 आएगा 2, तो ये कितना आ गया 18। अब 10 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो 2 का मल्टीपल है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका आ गया 40, और 40 में से 2 गए 38। तो ये सीरीज फॉलो करनी है, ये कौन से इनमें से जो है वो फॉलो कर रही है। पहला ऑप्शन लीजिए, 4 इंटू 2 माइनस 2, तो ये कितना है, 8 में से 2 गए 6, तो ये तो नहीं है, तो ये यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है 14 इंटू 2 माइनस 2, तो ये 28 माइनस 2, ये कितना आया 26, ये 12 भी नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है 12 इंटू 2 माइनस 2, तो ये आ गया 22, ये तो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसका ये करके देख लीजिए, 12 इंटू 4 माइनस 2, ये आ गया 46, तो ये करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। इसमें से रॉन्ग निकालना है कि रॉन्ग कौन सा है, ठीक है। अब देखिए सीरीज जो है क्या फॉलो कर रही है, 8, 24, 125, 343, 1331, 2197। मैंने बोला था पहले क्यूब स्क्वायर करके देख लीजिए। अब ये देखिए किसी का स्क्वायर है, ये नहीं, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। क्या ये किसी का क्यूब है, हाँ, किसका है, 2 का है, तो ये 2 का क्यूब हो गया। ये किसी का क्यूब है, नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब अगला नंबर देखिए, क्या ये किसी का क्यूब है, हाँ, ये 5 का क्यूब है, ठीक है। ये 7 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। आपने क्वेश्चन निकाले होंगे तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। और ये 13 का क्यूब है, ठीक है। तो सिर्फ ये 24 है जो किसी का क्यूब नहीं है, तो इस सीरीज में ये क्या है, ओड है, तो ये सी जो है 24 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। ये देखिए एक सीरीज दी हुई है, इसमें से गलत नंबर बताना है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे 1 कम है, ये यहाँ पे 3 कम है, ये 5 कम है, ये 7 कम होना चाहिए, 7 कम होता तो यहाँ क्या आता, 36, और अगर फिर 9 कम होता उसमें से तो ये आता 27, और उसमें से 11 कम होने पे ये 16 आता। इसका मतलब ये वाली चीज जो है गलत आई है, तो ये ऑड नंबर इसमें है पूरी सीरीज में, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रीड द पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग वैल्यू। अब एक चीज जो है वो बहुत लार्ज है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई तो हुआ है। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 6 12, 12 12 8 96, तो ये मतलब ये 3 लेटर्स मल्टीप्लाई होके इसने चौथा लेटर दिया है। तो इसी तरीके से 2 2 जा 4, 15 4 जा 60, तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 5 जा 30, और ये x मान लीजिए x 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है। ये 2 ऑप्शन में 4 है, कोई बात नहीं, ठीक है। किसी को आप 6 मान लीजिए, चलिए इस ऑप्शन को हम 6 कंसीडर कर लेते हैं, तो जो 4 है वो करेक्ट आंसर होगा, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द ओड वन। इसमें से ओड वन बताना है, सॉफ्ट बॉल, बेसबॉल, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। अब जो है
सॉफ्ट बॉल और बेसबॉल जो है वो सेम ही होती हैं। जो गर्ल्स के प्ले करने के लिए होता है उसको सॉफ्ट बॉल बोल देते हैं, बॉयज़ जो प्ले करते हैं उसको बेसबॉल बोल देते हैं। क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। अब देखिए इसमें भी सॉफ्ट बॉल या बेसबॉल आपने देखा होगा बल्ले का और बॉल का इस्तेमाल होता है दोनों में, और क्रिकेट में भी बल्ले का और बॉल का इस्तेमाल होता है। सिर्फ बास्केटबॉल में जो बॉल है वहाँ पे बल्ले का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये जो है ये ओड गेम है। ये देखिए इस तरीके से, ये सॉफ्ट बॉल है, इसमें भी बल्ले का और गेंद का इस्तेमाल है, बेसबॉल में भी है, क्रिकेट में भी है, सिर्फ बास्केटबॉल में बल्ला इस्तेमाल नहीं होता। तो ये इनमें से ओड है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फाइंड द ओड वन। इनमें से ओड वन बताना है। तो जैसे ऑथर क्या लिखता है, बुक लिखता है, टीचर क्या करता है, टीच करता है, जस्टिस जज, ये उल्टा हो गया है यहाँ पे जज होना चाहिए था कि जस्टिस कर रहा है, तो ये यहाँ पे ओड वन है। डॉक्टर क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है। तो इस तरीके से सारे जो हैं सही सीक्वेंस में है, सिर्फ इसकी सीक्वेंस गड़बड़ हुई है, तो ये जो है ओड वन है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फाइंड द ओड वन। इसमें से ओड वन निकालना है। तो ये देखिए ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, एस टी, एक मिसिंग है यू, वी के बाद दो मिसिंग है डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है। तो एल एम यहाँ पे एन मिसिंग है, ओ पी क्यू यहाँ दो मिसिंग है, ये भी ठीक है, ई एफ जी यहाँ एक मिसिंग है, आई जे के, ठीक है, तो यहाँ दो मिसिंग है, ये भी ठीक है, ओ पी क्यू क्यू आर यहाँ दो मिसिंग हो गए हैं, टी यू यहाँ भी दो मिसिंग हो गए हैं। तो ये ओड वन है। बाकियों में क्या फॉलो हो रहा है, वन मिसिंग दो मिसिंग, वन मिसिंग दो मिसिंग, यहाँ पे सिर्फ दो दो मिस है, तो ये ओड वन है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज गिवन दैट P इज द फादर ऑफ Q। ऐसे क्वेश्चंस में आप ये याद रखिए, जो अपर जनरेशन होती है उसके लिए हम इस तरीके से एरो लगाते हैं। तो जो एरो का अपर वाला पार्ट है उसको हम अपर जनरेशन से डिनोट करते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है वो लोअर जनरेशन होती है। जैसे कि फादर और सन की बात है, तो फादर अपर जनरेशन होगी, तो ये फादर है, और यहाँ पे सन आएगा। और अगर सिबलिंग्स की बात करते हैं सेम जनरेशन की, जैसे उसका भाई है तो ये या बहन है, तो सिबलिंग के केस में ये वाली एरो लगाते हैं। आप क्वेश्चन की ट्रिक समझिए, गलत नहीं होगा आपका, ठीक है, कभी भी। फिर जो है अगर हस्बैंड वाइफ है तो प्लस से हम डिनोट करते हैं, हस्बैंड वाइफ को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो जोड़ एडिशन से। और जो सेक्स का साइन है, जो मेल है उसके लिए हम प्लस, और फीमेल के लिए माइनस साइन से डिनोट करते हैं। आप क्वेश्चन देखिए, P इज द फादर ऑफ Q, ठीक है, P फादर है किसका, Q का, यही बताया था मैंने। अपर जनरेशन ऊपर लिख ली, Q नीचे लिख लिया। R इज द सन ऑफ P, R जो है P का सन है, तो ये मतलब Q का क्या हुआ, सिबलिंग ही हुआ, सेम जनरेशन हुई। और ये भी इसका क्या है, फादर है। R का फादर कौन है, P। अब बोला है कि S इज द ब्रदर ऑफ T, यहाँ पे एस टी का कहीं नहीं है तो उसको छोड़ो अभी। T इज द डॉटर ऑफ Q, Q की डॉटर है कौन, T, तो ये क्या है, Q अपर जनरेशन हो गई, T हम यहाँ पे लिख लेंगे, T इसकी डॉटर है। डॉटर है तो ये माइनस का साइन हमने यहाँ पे लगा दिया। और जो S है वो ब्रदर है किसका, T का, तो S के कौन हो गया, इसका सिबलिंग हो गया T का। तो अब बताना है कि S R से कैसे रिलेटेड है, मतलब S R का क्या लगेगा। तो ये इसके जो है पिताजी, S का पिताजी भी कौन है, Q है, और ये Q का भाई है, तो S Q का कौन लगेगा, भतीजा लगेगा, नेफ्यू लगेगा। तो ये यहाँ पे D आंसर होएगा करेक्ट। कई बार कंफ्यूजन में बच्चे अंकल लिख देते हैं कि आर उसका अंकल लिख रहा है, एस का रिलेशन पूछा गया है, एस का क्या रिलेशन है, भतीजा है, आर का रिलेशन पूछा गया होता तो अंकल होता, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि किसका रिलेशन पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एरो से आप देख लीजिए कि ये इसका सिबलिंग आ रहा है, तो मतलब ये इसका कौन है, चाचा है, ठीक है, चाचा ताऊ जो भी है। तो और एस जो है तो उसका वो क्या लगेगा, भतीजा लगेगा, नेफ्यू लगेगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एस जो है वो मेल है। नेक्स्ट, पॉइंटिंग ऑन अ फोटोग्राफ, मैन टेल्स हिज वाइफ शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन। देखिए अभी पहले आप ना मैन लिख लीजिए, कोई मैन है
जिसने पॉइंट करा है कि शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, तो उसके फादर, ये उसका फादर आ गया, उसके फादर की वाइफ, उसके फादर की वाइफ कौन हुई, उसकी माँ हुई, ठीक है, उसका ओनली सन है वो, ओनली सन कौन हुआ, वो आदमी खुद हुआ। इतने चीज क्लियर हो गई, ठीक है, वो आदमी खुद हुआ। उसके बाद शी इज द डॉटर ऑफ, इस आदमी की डॉटर है, ये डॉटर है इस आदमी की, तो हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन, तो ये लड़की इससे कैसे रिलेट करेगी, ये इसकी कौन हुई, डॉटर हुई है इसकी, ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए आप इस तरीके से लिखेंगे ना, आप दिमाग में तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है और वो ऊपर नीचे हो जाते हैं रिश्ते, आप इस तरीके से लिख के चीज़ें ड्रॉ करेंगे तो आप बहुत इजीली देख पाएंगे कि ये इसकी क्या लग रही है, सीधा डॉटर लग रही है, तो रिलेशन क्या रहा, डॉटर रहा। नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, चेतन, ये चेतन है, चेतन लिख लिया, ये चेतन क्या है, मेल है, ठीक है। चेतन सेड शी इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, अब उसकी एक जनरेशन उससे ऊपर कौन हुई, उसकी ग्रैंड मदर, ठीक है। उसने बोला कि जो उसकी ग्रैंड मदर का ओनली चाइल्ड था वो उसकी डॉटर है, तो उसके ग्रैंड मदर का ओनली चाइल्ड कौन हुआ, उसका फादर हुआ, ठीक है। और उसकी फादर की डॉटर, फादर की डॉटर ये कौन हुई, ये हो गई उस फादर की डॉटर। तो चेतन का इससे क्या रिलेशन है, ये दोनों क्या हुए आपस में, सिबलिंग है, तो चेतन इसका क्या है, ब्रदर है, सो सी इज द करेक्ट आंसर, ब्रदर। ये देखिए बोर्ड मास के क्वेश्चन है, ये बहुत ही मतलब बहुत इजी आपको लगते हैं लेकिन बहुत गलतियां करते हैं बच्चे इसमें, ठीक है। बोर्ड मास से सोल्व करने होते हैं, सबसे पहले हमें ब्रैकेट जो है ब्रैकेट सोल्व करनी होती है, देन ऑफ, देन डिवाइड करना होता है, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करना होता है इक्वेशन को, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में। अब ये इक्वेशन देखिए 1 + 20 - 16 डिवाइडेड बाय ये 4 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए 1 + 20 - 1, 16 डिवाइडेड बाय 16 हो गया, ये 1 हो गया, डिवाइडेड बाय, अब इसके अंदर की ब्रैकेट सोल्व करिए पहले, 5 में से 3 गए 2, तो 2 × 2 = 4 + 12 डिवाइडेड बाय 2। अब पहले इसको आप क्या करिए, सोल्व कीजिए, इसको तो सोल्व करने से क्या आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, 20 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये क्या है 2 डिवाइडेड बाय 12 6, तो ये सिंपली 20 डिवाइडेड बाय 10, तो 2 आंसर होगा। बोर्ड मास लगाइए, ठीक है, पहले ब्रैकेट फिर डिवाइड करके देखिए, मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, तो इजीली जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये आते हैं पेपर में, ठीक है, ये पॉजिटिवली पेपर में आते हैं। आप 90% इनका चांस मान सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपको बोर्ड मास से दिया हुआ होगा पेपर में, और बहुत ही ईजी होते हैं, लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं, तो बोर्ड मास को ध्यान में रखते हुए आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट इज ये सॉल्व करना है 3/5 + 1/7 × 2/3 डिवाइडेड बाय 10/21। अब ये 3/5 पहले सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे अंदर, तो ये क्या हो गया, इतना हो गया, डिवाइडेड बाय 10/21। तो अब क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर उल्टा हो जाएगा, ये कितना आ गया 4/5 आ गया, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सोल्व करना है, अभी इसको ना हम इस तरीके से सोल्व करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे, पूरे को आप देखो ही मत अभी, ठीक है, प्लस पूरे को देख के तो आप डर जाओगे कि इतने सब कुछ हो गया, लेकिन ये मैं भी डर गई थी देख के, लेकिन ना जब करने बैठोगे तो कुछ भी नहीं है। ये देखिए कैसे, सबसे पहले आप इस तरीके से सोल्व करिए, सबसे छोटे से सोल्व करेंगे, तो ये हो गया आपका कितना, ये किसका स्क्वायर रूट है 49, ये आपका 7 का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे आप 7 लिख लीजिए इसकी जगह,
बाकी की वैल्यूज को आप एज इट इज लिखिए। 21, 59, 16 प्लस क्यूब रूट ऑफ 722 प्लस 7, ये कितना हो गया? 729 हो गया। ये अब किसका क्यूब रूट है? 729। यहाँ पे आप इसकी जगह क्या लिख लीजिए? 729। ये किसका क्यूब रूट है? 9 का क्यूब रूट है। तो अब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसकी जगह आप क्यूब रूट की जगह इसको खोल लेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये देखिए 59 हो गया। देन 16 प्लस 9, ठीक है, 16 प्लस 9 आ गया। 16 प्लस 9 कितना होता है? 25, है ना। और 25 किसका स्क्वायर रूट है? 5 का। तो आप इसकी जगह आप क्या करेंगे? 5 करेंगे। तो ये लिखा 21 क्यूब रूट 59 प्लस 5, ये कितना आ गया आपका? ये आ गया 64। ये किसका क्यूब रूट है? 4 का। तो यहाँ पे अब इसकी जगह आप क्या ले लीजिए? 4 ले लीजिए सीधा। 21 प्लस 4 अब कितना हो गया? 25 हो गया। और 25 किसका स्क्वायर रूट है? 5 का। देखिए एक एक करके सोल्व कीजिए, अगले में ऐड करते जाएंगे उसकी वैल्यू को, क्योंकि सारे जो है एडिशन में दिए गए हैं। तो ये देखिए सारे एडिशन में दिए गए हैं। बहुत ही इजीली आपके जो है सारे क्यूब रूट स्क्वायर रूट खुलते चले जाएंगे और आंसर आ जाएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत क्वेश्चन को देख के तो बहुत ही अटपटा लगता है कि सुलझेगा ही नहीं है तो, लेकिन आप पीछे से शुरू करिए और जो है एडिशन करते जाएंगे तो आपके बहुत ही इजीली जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट इज What percentage of a day is 4 hours and 30 minutes? 4 घंटे 30 मिनट दिन का कितना परसेंटेज होगा? तो सिंपल से निकालिए। 4 घंटे 30 मिनट का क्या मतलब है? ये यानी कि 9/2। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। ये इक्वेशन आपको पता लग गया ना कहाँ से आई? 9/2। 4 घंटे 30 मिनट को जब सोल्व किया तो ये 9/2 आ गया। 24 घंटे डिवाइडेड बाई इंटू 100, तो ये आ गया 9/2 इंटू 1/24 इंटू 100। ये है 300 डिवाइडेड बाय 16। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी। मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। आप सोचोगे ये कैसे कर दिया? सिंपल सा है। 300 को आप 16 से भाग कीजिए। 16 एकम 16, 8 पे जाएगा। सॉरी, सोलह एकम 16, ये इतना आ गया। देन 16 8 जा, ये हो गया ये। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 18 12/16। तो अब हम इसको फर्दर काटेंगे। 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो ये आ गई इक्वेशन आपकी। ठीक है, तो 18:3/4 परसेंटेज जो है वो डे का रहेगा। नेक्स्ट इज अ बैट्समैन स्कोर्ड 110 रन बनाए हैं बैट्समैन ने, जिसमें से 3 चौके और 4 छक्के मारे हैं। ठीक है, तो 3 चौके कितने रन हो गए? 12 रन ऐसे मारे हैं, और 8 छक्के, तो ये 48 रन ऐसे मारे हैं। तो ये 60 रन उसने ऐसे बनाए हैं। तो बाकी जो है रन कैसे बनाए हैं उसने? 50 रन। टोटल कितने थे? 110 थे। 110 माइनस 60, तो 50 रन उसने भाग भाग के बनाए हैं, इक्का दुक्का रन लेके। ठीक है, अब उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो ये 50 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100। सिंपल कि 50 रन की क्या परसेंटेज है पूरे में से, कि बिटवीन द विकेट्स उसने कितने बनाए हैं। तो ये 500 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ये उसी तरीके से आपको डिवाइड करके देखना है। ठीक है, 500 डिवाइडेड बाय 11, ये आ गया आपका। ठीक है,
11 5/11%. ठीक है. नेक्स्ट इज when a number is increased by 216 it become 140% of itself. let us say कि नंबर क्या है, x है. जब x में हम 216 ऐड करते हैं तो वो कितना बन जाता है, 140% बन जाता है खुद का. इसका मतलब क्या है, 1/1.4x लिख सकते हैं इसको ऐसे. ठीक है, या फिर इस तरीके से भी आप लिख के जैसे भी सोल्व करना चाहें. तो ये हो गया x प्लस 216 इज इक्वल टू 1.4x. जब आप इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो 0.4x इज इक्वल टू 216 और x की वैल्यू निकालेंगे तो 216 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 ये आ गया 540. सिंपल सी है, बस रख के आपको जो है वैल्यू सोल्व करनी है. ठीक है. नेक्स्ट इज राहुल स्कोर्ड 75 मार्क्स इन फर्स्ट सेमेस्टर एंड 90 मार्क्स इन सेकेंड सेमेस्टर. तो कितनी % उसकी इम्प्रूवमेंट हुई है. इम्प्रूवमेंट किस मार्क्स से देख रहे हैं हम, 75 से देख रहे हैं. कितने नंबर बढ़े हैं उसके, 90 माइनस 75 यानी कि 15 नंबर की इम्प्रूवमेंट हुई है. परसेंटेज निकालनी है तो मतलब 15/75 इंटू 100. ये 20% जो है उसने इम्प्रूव किया है. बटे में कौन सा नंबर आता है, जिसके संदर्भ में हम देख रहे हैं, और ऊपर कौन सा नंबर आ रहा है, हम क्या देख रहे हैं. ठीक है, वो इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज सोल्व 50% ऑफ 125 प्लस इतना इज इक्वल टू इतना. 50% इसका बोला है. ठीक है, तो इसका 50% कितना हो गया, 125. तो सीधा आप देखिए 125 प्लस मान लीजिए नंबर x था इज इक्वल टू 165. तो ये है 165 माइनस 125 कितना आ गया, 40 आ गया. और जब x को आप स्क्वायर रूट को उधर जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा. तो 40 का स्क्वायर कितना होगा, 1600. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, मनीष एक टॉय खरीद रहा है यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 1240 है और उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 1302 है. अब उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है. पहले तो प्रॉफिट निकाल लीजिए, कितना है प्रॉफिट, 1302 माइनस 1240. यानी कि 62 रुपये का उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है. अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है. तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या, किसके संदर्भ में, जो उसका सेलिंग प्राइस था, सॉरी कॉस्ट प्राइस था, उसको हम लेंगे नीचे इंटू 100. तो ये सीधा कितना आ गया, 5% उसका जो है वो परसेंटेज था. परसेंटेज के लिए वही कि हमें कॉस्ट प्राइस जो है वो नीचे लेना पड़ेगा कि उसके संदर्भ में हम निकाल रहे हैं कि कितना उसको जो है प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट का नंबर हमने ऊपर लिख लिया. सिंपल सा क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल. एक टेबल है जो खरीदी है कितने में, 750 रुपये में, और उसको लॉस हुआ है कितना, 4%. तो उसका 4% निकालिए. कितना आ गया, 30 रुपये आ गया. तो हम अब उसको क्या निकालना है कि कितने में उसने बेची थी वो. तो जो उसका कॉस्ट प्राइस था उसमें से ये घटाएंगे तो अब कितना आएगा, 720 में बेची है, तब उसको 4% जो है लॉस हुआ है. नेक्स्ट इज अ मिल्कमैन बाइज 25 लीटर्स ऑफ मिल्क इन इतना और सेल कर रहा है 33 रुपीज़ पर लीटर. ठीक है, यानी कि 25 लीटर दूध जो है उसने 800 रुपये में जो है वो बाय किया है और उसको बेच रहा है 33 रुपये पर लीटर. तो 1 लीटर के पहले निकाल लीजिए. ठीक है, 1 लीटर कितने का हो गया, 25 लीटर कितने का था, 800 का था. तो 1 लीटर उसने जो खरीदा वो किस हिसाब से खरीदा, 800/25. यानी 32 रुपये पर लीटर.
ठीक है। और अब बेच कितने पे रहा है, वो 33 रुपये पर लीटर पे बेच रहा है। तो उसने जो वो 33 रुपये पर लीटर पे बेच रहा है, तो उसको जो है परसेंटेज लॉस और प्रॉफिट 32 रुपये पर लीटर था, 33 पे बेच रहा है, तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 100, यही हो जाएगा कि 1 रुपये का फर्क है, तो वो आ गया ऊपर। और जो है 32 के संदर्भ में हमें निकालना है कि उसने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है, तो वो हो गया नीचे और इंटू 100 हो गया। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया आपका, 3 4/32, 3 सही 4/32, तो यानी कि ये इतना परसेंटेज आ गया। 8 में तो ये इसका आंसर रहेगा। प्रॉफिट हुआ है कि सीधा ही आप देख लीजिए, 32 रुपये में उसने खरीदा था, 33 में बेचा है, तो सीधा ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि प्रॉफिट हुआ है। और फिर हमने उसकी परसेंटेज निकाल ली कि 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है डिवाइडेड बाय कितना, 32 इंटू 100, तो ये आ गया 3 इंटू 1/8 परसेंटेज। नेक्स्ट इज ए बाइज अ रेडियो फॉर 3/4 ऑफ इट्स प्राइस। लेट अस से जो प्राइस था रेडियो का वो था x, तो उसने उसका कॉस्ट प्राइस ए को कितना पड़ा, 3/4x यानी 0.75x। उसने उसको बेच दिया कितने में, 20% मोर देन इट्स प्राइस, मतलब x प्लस 20% ऑफ x, ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, इसको आप निकालेंगे तो x प्लस 20/100x, x प्लस 0.2x 1.2x, तो ये आ गया सेलिंग प्राइस, ये आ गया कॉस्ट प्राइस। अब उसके हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 1.2x माइनस 0.75x, तो ये आ गया 0.45x। तो ये जो प्रॉफिट था ये था उसका 0.45x। अब यह हमें निकालना है क्या, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है कितना, 0.45x डिवाइडेड बाय जो उसका ओरिजिनल प्राइस था, मतलब कॉस्ट प्राइस था, तो वो था ये 0.75x इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट कट गया, x से x कट गया, 25 चौक 100, 25 तिया 75, ये आ गया 15। इसका मतलब 60% उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल फॉर्मूले में पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, सेलिंग प्राइस निकाल लिया और उसमें से माइनस करके फिर परसेंटेज निकाल दी। ठीक है, नेक्स्ट, ए बॉट 3 आर्टिकल्स, इतने के लिए हैं तीनों आर्टिकल, और उसने उसको 10% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट, 15% लॉस पे बेचा है, तो कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हुआ है। ठीक है, तो देखिए 3 आर्टिकल लिए हैं, फर्स्ट आर्टिकल 3000 रुपये का लिया, उसमें 10% प्रॉफिट हुआ, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको, 300 का। सेकंड आर्टिकल 3000 में लिया और उसको 5% प्रॉफिट हुआ, तो ये कितना प्रॉफिट हुआ उसको, 150 का। थर्ड आर्टिकल 3000 में लिया और उसको 15% का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो ये कितना 450। प्रॉफिट भी कितने का हुआ था, 450 का, लॉस भी कितने का हो गया, 450 का, तो 450 माइनस 450, ना उसको प्रॉफिट हुआ ना उसको लॉस हुआ। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये डायरेक्शन के क्वेश्चन है, पहले आप इस तरीके से डायरेक्शन बना लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, भारतीय नक्शे को ध्यान में रखते हुए कि आप जो आपके राइट हैंड में पड़ेगा वो आपके मुंह के सामने पड़ेगा नॉर्थ, पीछे पड़ेगा साउथ, जो आपके राइट हैंड साइड में जो हमारे राज्य आते हैं वो ईस्ट वाले, ईस्टर्न वाले राज्य हैं, देन इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पड़ेगा क्या, वेस्ट। अब क्वेश्चन देखिए, एक आदमी है, ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से वो 5 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है, तो नीचे 5 किलोमीटर चला साउथ की तरफ, देन टर्न्स टू द राइट,
राइट की तरफ टर्न होता है, राइट की तरफ टर्न का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो घड़ी की सुई इस तरीके से चलती है तो इसका मतलब वो इधर की तरफ चला, ये चीज़ याद रखना, राइट की डायरेक्शन का मतलब है क्लॉकवाइज। तो वो 3 किलोमीटर देन टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जो है यहाँ पे चला, 3 किलोमीटर चला, फिर वो कहाँ की तरफ चला गया, लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, इधर ये नीचे की तरफ चला गया, लेफ्ट की तरफ कितना चला, 5 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ चला। अब वो किस डायरेक्शन में है, ये वाली डायरेक्शन, ये देखिए यहाँ से अगर हम ये डायरेक्शन देखेंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो है वो बंदा है। तो इस तरीके से आप निकाल लीजिए, ये डायग्राम बना के आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किधर की तरफ जो है फिगर मूव कर रही है। तो दिस इज साउथ वेस्ट। नेक्स्ट, रमन वॉक्ड 2 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस। पहले हम वही डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। रमन है वो 2 किलोमीटर जो है वेस्ट की तरफ गया है अपने ऑफिस से। मान लीजिए रमन का ऑफिस है तो वो इधर से 2 किलोमीटर कहाँ गया है, वेस्ट की तरफ। अब उसने साउथ की तरफ जो है टर्न कर लिया है, साउथ नीचे की तरफ है, साउथ की तरफ टर्न कर लिया है कितना, 4 किलोमीटर, ठीक है। देन ही वॉक टुवर्ड्स द ईस्ट। अब ईस्ट क्या है, इधर की तरफ है, तो उसने 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया है। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, 3 मतलब 2 किलोमीटर इतने, 1 किलोमीटर उसने ट्रेवल कर लिया। अब क्या किया उसने, ईस्ट पे जाके वापस से वो किधर की तरफ आ गया है, वापस से वो वेस्ट की तरफ आया है। तो यहाँ से वो वापस 1 किलोमीटर और आ गया है, तो 1 किलोमीटर और आ गया है, तो वो कहाँ पे, इस पॉइंट पे आ गया है, ठीक है, समझ गए आप। पहले 3 किलोमीटर इधर गया, अब वापस से 1 किलोमीटर इधर आया, यहाँ तक तो ये क्या था, 2 किलोमीटर था, तो यहाँ इस पॉइंट पे वो आ गया है। अब बताना है कि रमन अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना चला है। तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी, परपेंडिकुलर लाइंस का जो है वो सेम रहता है। ये तो ये 4 किलोमीटर था, तो ये भी कितना है, 4 होगा। सो ए करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ मैन इज फेसिंग द साउथ। मैन जो है साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है। देन ही टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हो गया 90 डिग्री, और ऊपर की तरफ ये जो है 135 डिग्री उसने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सुई की उल्टी डायरेक्शन की उसमें गया। देन उसने क्या किया, 180 डिग्री वापस से वो किधर की तरफ आया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से 135 प्लस इधर की तरफ गया है वो यहाँ पे 180 डिग्री यहाँ। तो वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। सो डी साउथ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ आपको ये डायरेक्शन एक बार समझ लीजिए और फिर आप उसमें रख के देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इट इज विंडी डे, विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इन विच डायरेक्शन विल द स्मोक गो। ये क्वेश्चन जो है पहले बात यहीं पे सोल्व होने वाला है। बच्चे जो है दिमाग लगाने लग जाते हैं, दिमाग ही नहीं लगाना है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन क्या नहीं करेगी, स्मोक नहीं देती। तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर कि इलेक्ट्रिक ट्रेन तो स्मोक ही नहीं देगी, उसके धुएं की पोजीशन क्या बतानी है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए स्टार्ट अ बिजनेस विद इतना, आफ्टर 4 months बी ज्वाइन हिम इतना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। अब रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट निकालना है, तो जैसे ए का 25,000 था, उसने कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट किया, 12 महीनों के लिए, और बी ने ज्वाइन किया कितना, 20,000 में, और उसने कितने महीनों के लिए जो है वो किया, 4 महीने बाद ज्वाइन किया, तो मतलब 8 महीनों के लिए उसने जो है ज्वाइन किया है। तो ये इस तरीके से जिसने जितना इन्वेस्ट किया होगा उसकी प्रॉफिट परसेंटेज भी उसी हिसाब से रहेगी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, आप इसको सोल्व कीजिए। तो ये हो गया 15/8, मतलब 15:8 रेशियो की उनकी प्रॉफिट की जो है वो रहेगी, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। इक्वेशन आप समझ लीजिए कि 25,000 लगाए कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, उसने 20,000 लगाए कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, क्योंकि वो 4 महीने बाद ज्वाइन किया था। तो आप इक्वेशन सोल्व करेंगे, 15:8 आ जाएगा। नेक्स्ट इज,
ए स्टार्ट अ बिजनेस विद 21,000 से उसने बिजनेस स्टार्ट किया 12 महीने के लिए. लेटर बी ज्वाइंस हिम विद 36,000 with rupees 36,000. After how many months did B join if the profit is distributed at the end in equal ratio? ये देखिए 36,000 उसका मंथ निकालना है, तो ये x मान लीजिए, और रेशो बोला था इक्वल है. इक्वल रेशो मतलब 1/1 की रेशो जो है उनकी है. तो आप ये इक्वेशन जो है सॉल्व करिए. तो x की वैल्यू कितनी आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 7. तो मतलब उसने 7 महीने के लिए ज्वाइन किया. 7 महीने के लिए ज्वाइन किया तो मतलब कितने महीने बाद में उसने स्टार्ट किया? 5 महीने बाद स्टार्ट किया. इसने ये पूछा है कि हाउ मेनी आफ्टर हाउ मेनी मंथ. आफ्टर हाउ मेनी मंथ, ये नहीं पूछा कि कितने महीनों के लिए उसने ज्वाइन किया. कितने महीनों के लिए पूछा होता तो वो 7 होता, लेकिन आफ्टर पूछा है तो 12 में से 7 गए कितने? 5 महीने बाद उसने शुरू किया, तो ये ए रहेगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, राज एंड श्याम स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर. इतने इतने अमाउंट लगाया. इफ श्याम शेयर इन द प्रॉफिट अर्न बाय देम इज इतना, देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट वैल्यू. अब देखिए पहले इनकी रेशो निकाल लेते हैं कि ये तो किसने? राज ने लगाए कितने दिन के लिए? 12 महीने के लिए. और ये लगाए किसने? श्याम ने. कितने दिन के लिए? 12 महीने के लिए. और अगर हम देखेंगे इनकी रेशो तो कितनी आएगी? ये रेशो आ गई 37:45. मतलब 37 रेशो जो है वो किसका प्रॉफिट था? वो राज का था. और 45 रेशो किसका प्रॉफिट था? वो श्याम का था. अब हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे तो एक की वैल्यू हमें दे रखी है. किसकी वैल्यू हमें दी हुई है? जो है श्याम की वैल्यू दी हुई है. तो श्याम का रेशो क्या था? 45 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 37 करेंगे टोटल इज इक्वल टू एक्स, जो टोटल प्रॉफिट था, इज इक्वल टू 9,000. इसी तरीके से जो है निकलेगा. तो आप अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9,000 इंटू 82 डिवाइडेड बाय 45. तो ये जो टोटल प्रॉफिट था वो था 16,400, जिसमें से उसने प्रॉफिट कितना लिया? 9,000 था उसका. बाकी जो प्रॉफिट था वो राज का था. ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट वैल्यू पूछी गई थी. इस तरीके से हम टोटल प्रॉफिट वैल्यू, यही तो जब हम उसकी जो है जो परसेंटेज आई हुई होती है, रेशो आई हुई होती है, जिसकी निकालनी है, डिवाइडेड बाय टोटल इनटू एक्स. टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 9,000 जो है वो दिया हुआ था. तो x की वैल्यू यहाँ आ गई है 16,400. सो B इज द करेक्ट आंसर. X एंड Y स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट इन द रेशो इतना. इन रेशो का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ अमाउंट रही होगी. लेट अस से कि 100 रुपये था, कि उन्होंने दोनों ने क्या है 100 रुपये इन्वेस्ट किए. तो ये क्या बन गया? 2:3 कि 100 से 100 कट गया. अब हमारे पास ये वैल्यू नहीं है तो इसको मान लिया हमने छोटा x. तो ये आ गया 2x/3x. मतलब x ने जो इन्वेस्ट किया था वो 2x रुपये किए थे, और y ने जो इन्वेस्ट किया था वो कितने? 3x किए थे. अब क्वेश्चन कह रहा है तो कि x ने जो है वो 10,000 रुपये और ज़्यादा मिलाए, तो वो रेशो बन गई 3:2. तो x ने कितना इन्वेस्ट किया था एक्चुअली? तो ये जो है इसको सोल्व करिए. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4,000 आ गई x की वैल्यू. और x ने क्या इन्वेस्ट, ये छोटे x की वैल्यू आ गई. तो x की इन्वेस्टमेंट क्या थी? 2 इंटू 4,000. 2x थी ना, तो ये कितने आ गया? 8,000 आ गया. सो ए इज द करेक्ट आंसर. दिनेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 दिन. इफ ही वर्क्स फॉर 4 days, हाउ मच वर्क विल बी रिमेंड. कितना काम रह जाएगा? ठीक है,
अगर दिनेश एक काम को करने में कितने दिन ले रहा है, 24 दिन ले रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, वो 1/24 करेगा, ठीक है। और अगर 4 दिन की बात करें तो 4 दिन में वो कितना काम करेगा, 1/24 × 4 मतलब 1/6 काम वो कर लेगा। अगर वो 1/6 काम कर लेगा तो एक काम में से 1/6 काम गए तो कितना काम बच जाएगा, 5/6। तो ये है, करना तो उसको एक काम है पूरा, और वो 4 दिन में कितना कर रहा है, उसका 1/6 पार्ट कर रहा है, तो कितना काम रह गया, 5/6% जो है वो 5/6 पार्ट जो है उस काम का रह गया है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ए एंड बी डज अ वर्क इन 20 डेज में ए कर रहा है काम, 60 डेज में बी कर रहा है। तो मतलब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए 1/20, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/60। अगर वो दोनों साथ में काम करेंगे तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, तो 1/20 प्लस 1/60, 4/60 जो हो गया, 1/15, यानी कि जो नीचे फैक्टर आ रहा है हम उसको डेज मान लेते हैं कि इतने दिन में वो काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 15 डेज में वो अगर साथ में काम करेंगे तो वो उस काम को जल्दी कर पाएंगे। नेक्स्ट, ए बी सी डज अ वर्क इन 10, 12, 15 दिन में कर रहे हैं, तो साथ में कितने दिन में करेंगे, सेम वे में करेंगे आप। चलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा, आप इसको करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, मैं आपको फिर उसका सॉल्यूशन बताती हूँ, ठीक है। सेम 51 की तरह आपको ये अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज, ए कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, अगर उसका फ्रेंड ज्वाइन कर रहा है तो वो उसको 12 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो बी कैन फिनिश द वर्क अलोन, ए जो है वो 16 दिन में कर रहा है, तो मतलब एक दिन में वो कितना कर रहे हैं, 1/16 ए, और a प्लस बी उसको कितने दिन में कर रहा है, 1/12 में, ठीक है। तो b अकेला कितने दिन में उसको सोल्व कर देगा, तो b कितने दिन में कर देगा, 1/12 माइनस 1/16, a की जगह हमने 1/16 रख लिया। सोलह 48, 4 माइनस 3 मतलब 1/48 दिन में। तो ये नीचे वाला हम डे मान लेंगे, तो ये कितने डे में कर रहा है, 48 डेज में जो है ये इस काम को पूरा कर रहा है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अ टैंक कैन बी फिल्ड इन 30 मिनट में टैंक फिल हो रहा है, तो 1 मिनट में कितना फिल हो रहा है, 1/30 पार्ट जो है उसको फिल हो रहा है, और वो लीक कर रहा है 90 मिनट में, तो 1 मिनट में 1/90 पार्ट उसका जो है वो लीक कर रहा है, तो कितना टाइम में वो फिल करेगा। तो इसको सिंपली माइनस कर लेंगे क्योंकि वो जो है लीक कर रहा है 2/90, 1/45, तो वो 45 मिनट में जो है फिल हो जाएगा, ठीक है। तो एक जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। यहाँ कुछ चीज़ निकल रही है इसलिए हमने क्या किया है, उसको माइनस किया है। तो 1/90 जो है निकल रहा है, जो उसमें से भरने वाली कैपेसिटी को माइनस करेंगे तो जो है टाइम आ जाएगा कि कितने देर में भर रहा है, तो फिर 45 मिनट्स में वो टैंक भर जाएगा। ए करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे आपके रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन, और मैंने जो सारे तरीके के क्वेश्चंस हैं, वेन डायग्राम है, ब्लड रिलेशंस हैं, डायरेक्शन हो गया है, या फिर जो नंबर का डिकोडिंग कोडिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे ले लिए हैं, और आप देखेंगे तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शांति से देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आपको जो है इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट और लाइक करके आप वीडियो के बारे में मुझे बता